वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर हम पढ़ रहे थे नाइन्थ क्लास का। आज हम रादरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे। अ, इसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस आप स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। रादरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्या है? एक न्यूजीलैंड बॉर्न ब्रिटिश फिजिसिस्ट की ये देन है, जिनको हम अर्नस्ट रादरफोर्ड के नाम से जानते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने दिया, इसको रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है? एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जो कि रेडियम है। ओके। इसके अलावा क्या है वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा एक लेड ब्लॉक है, ये आप देख रहे हैं। ये एक लेड ब्लॉक है, मतलब लेड का बना हुआ ब्लॉक। ओके, तो ये लेड ब्लॉक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? ये एक गोल्ड फॉइल है। ओके, एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल। इसके बारे में कहा जाता है कि एक एटम की थिकनेस। ओके, खैर इसके बाद ये जो ब्लू कलर की आप रिंग देख रहे हैं, ये बेसिकली सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। कौन सी स्क्रीन है? ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। इसका क्या काम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी आगे चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया? इसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो मैंने आपको बताया रेडियम है, उसको ब्लॉक ऑफ लेड में लिया गया और बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को इट वाज अलाउड टू स्ट्राइक दिस गोल्ड फॉयल। इस गोल्ड फॉयल को स्ट्राइक करने दिया गया और इस स्ट्राइक के दौरान क्या पाया गया? ये देखा गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे निकल रहे हैं। ठीक है जी। कुछ जो है वो अपना रास्ता जो है वो बदल रहे हैं। आप देखिए, मैं इसको इसकी हेल्प से आपको समझा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ये जो एरो डल रहे हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है। आप देखिए अल्फ़ा पार्टिकल जो है ये स्ट्राइक कर रहा है गोल्ड फॉयल को, और ज़्यादातर जो है, जिसके बारे में कहा जाता है 99.9%, 99.9% जो है वो बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, और कुछ जो है वो अपना रास्ता जो है वो चेंज कर रहे हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर ज़्यादातर सीधे निकल पा रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारी खाली स्पेस जो है अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो हैं ये सीधे निकल गए हैं। यहाँ पर किसी भी तरह से ये जो हैं ये डिफ्लेक्ट नहीं हुए, लेकिन कुछ जो थे उनमें आप डिफ्लेक्शन भी देख रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, ये सब जो है डिफ्लेक्ट हुए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन जो है दिखाई दे रहा होगी। ज़्यादातर जो है वो सीधे जा रहे हैं और कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट भी हुए हैं। ये देखिए। ओके, बहुत कम जो है वो डिफ्लेक्ट हुए, और वो बहुत कम जो डिफ्लेक्ट हुए, देवर अबाउट देवर अबाउट 0.1%। और उन 0.1% में से कोई एक ऐसा भी होगा जो सीधे गया और उसी रास्ते, मतलब सीधे गया और उसी रास्ते वापस भी आ गया। ठीक है जी, आप समझ रहे हैं? वो सीधा गया, जैसे ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वो सीधा गया और उसी रास्ते वापस भी आ गया। इसके बारे में कहा जाता है कि ओनली 1 in 12,000, केवल एक 12,000 में से केवल एक ऐसा होता है जो सीधा जाता है और उसी रास्ते वापस भी आ जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं फिर से आपके लिए एक बात रिपीट कर दूँ कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। कैसे चार्ज पार्टिकल्स हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ज़्यादातर सीधे निकल गए, इसका मतलब है बीच में काफ़ी सारी खाली स्पेस है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर सके। लेकिन 0.1% जो है वो डिफ्लेक्ट भी हुए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुए हैं। आप देख रही कोई छोटे एंगल्स में डिफ्लेक्ट हुए हैं, कोई ज़्यादा बड़े एंगल्स में डिफ्लेक्ट हुए हैं। जैसे आप इस डायग्राम से देखेंगे तो आपको पता लगेगा, कुछ थोड़े डिफ्लेक्ट हुए हैं, जैसे ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ है, ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ थोड़ा ज़्यादा हुए हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा हुए हैं, और
केवल एक ऐसा है, 12,000 में से केवल एक ऐसा है जो सीधे जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से पता लगता है कि बहुत सारी खाली स्पेस अवेलेबल है जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे निकल सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स देखिए सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे और ये डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है सेंटर में जो इनको इनको दूर फेंक रही है, अपने से दूर धकेल रही है ना। तो वो क्या हो सकता है, आपको पता है, आपने पढ़ा है लाइक चार्जेस रिपल। तो अगर ये अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं तो बीच में कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होना चाहिए जो इनको रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब है सेंटर जो कि बहुत ही छोटा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, वहाँ पर कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो इनको रिपेल करने में हेल्प कर रही है, मतलब इनको रिपेल कर रही है। सो व्हाट वुड बी दैट particular thing which is present at the center of this atom. So पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ही रिपेल होता है, तो इसका मतलब है कि सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, उसको नाम दिया गया प्रोटॉन। तो इस सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है आप जानते हैं इसके बारे में, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस में बहुत ही डेंस मैटर मौजूद है जो पॉजिटिवली चार्ज है। आपको एक और बात बता दूं, उस समय तक न्यूट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था, इसलिए ये माना गया कि ये जो सेंटर है जिसको आप न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, ये मेनली किससे बना हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से। और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो एक्सट्रीमली डेंस है, तो यही रीज़न है कि ये पोर्शन जो सेंटर में है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसका मास बहुत ज़्यादा है, ये एक कॉम्पैक्ट बॉडी है, इसका मास बहुत ज़्यादा है और इसका चार्ज जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इट्स मास इज अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास भी जो है प्रोटॉन की प्रेजेंस के कारण है ये माना गया, और चार्ज भी जो है प्रोटॉन की प्रेजेंस के कारण है। इनमें मैं आपको बताऊं, बाद में ये पता लगा कि इन दो स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट गलत है। ये बात तो सही है कि इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन के कारण है, नो डाउट, लेकिन इसका मास जो है वो प्रोटॉन के कारण नहीं है, क्योंकि बाद में ये डिस्कवर किया गया कि एक और बॉडी है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जिसको हम कहते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। ये बाद में डिस्कवर हुआ, उस समय तक इसके बारे में बात नहीं की गई। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, आपको पता है, ये भी प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर एक सिंगल टर्म दी गई है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन्स की प्रेजेंस के कारण मास होता है न्यूक्लियस का, लेकिन न्यूक्लियस का चार्ज जो है केवल प्रोटॉन के कारण ही होता है। आई एम श्योर कि आप ये समझ पा रहे होंगे। तो एक बार फिर से समझते हैं। ये आपके पास एक लेड ब्लॉक है, आप देखिए ये आपके पास एक लेड ब्लॉक है, ओके, और ये लेड ब्लॉक क्या कैरी कर रहा है, ये लेड ब्लॉक कैरी कर रहा है एक रेडियो एक्टिव सोर्स को। यहाँ पर मैंने आपको बताया रेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियम से निकलने वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं उनको अलाउ किया जाता है, गोल्ड फॉयल को वो स्ट्राइक करते हैं और बहुत सारे जो हैं वो सीधे निकल जाते हैं, बल्कि मैक्सिमम जो है सीधे निकल जाते हैं और कुछ जो है डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और 12,000 में से केवल एक ऐसा होता है जो सीधा जाता है, जिस रास्ते जाता है उसी रास्ते वापस भी आ जाता है। ठीक है जी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब आपके पास प्रश्न होगा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स तो एक्सट्रीमली स्मॉल होंगे, कैसे हमें पता लगा? तो यहाँ पर रोल समझना होगा किसका, इस स्क्रीन का। तो याद दिला दूँ, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। तो जो भी अल्फ़ा पार्टिकल इसको टच करता है तो एक हल्की सी स्पार्क निकलती है, एक हल्की सी चमक निकलती है, एक फ्लैश ऑफ लाइट, जिसके कारण पता लग जाता है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है
वो किस डायरेक्शन में गया है। मतलब जो स्पार्क यहाँ पर निकल रही होगी तो इसका मतलब है वो सीधा चला गया, जो यहाँ पर निकला, इससे पता लग गया कि वो डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्वेशन थी और उससे क्या इंटरप्रिटेशन दी गई, एक बार फिर से हम उसको देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब है द एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। Some alpha particles are deflected by small angles, showing that the nucleus is positively charged, as is the alpha particle. और तीसरी बात, occasionally an alpha particle travels back from the foil, showing that the nucleus carries most of the atom's mass. तो ये है मॉडल। ठीक है जी, तो देख लीजिए दोबारा से, इसको समझ लीजिए। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मॉडल आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे निकल रहे हैं, कुछ जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और आप देखिए इतना बड़ा ये सर्कल है और बीच में एक छोटे से डॉट की तरह न्यूक्लियस मौजूद है। और ये एटम जो है इसका मास जो है वो आपने पढ़ा होगा कि इसका मास जो है मेनली जो है वो किसके कारण होता है? न्यूक्लियस के कारण ही होता है। खैर, अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल तो आपको समझ आ गया हो गया। इसमें दो चीज़ें आपने देखी। एक एटम जो है वो दो चीज़ों से बना होता है, एक न्यूक्लियस, ठीक है, जो ये सेंटर वाला पार्ट है, और दूसरा जो है ये बाहर वाला पोर्शन है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसको आप कह सकते हैं। तो न्यूक्लियस जो है इट इज़ स्मॉल, हैवी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। और जो मैंने आपको बताया ज़्यादातर मास जो है एटम का ये इस न्यूक्लियस के कारण ही होता है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जब आप बोलते हैं तो उसका मतलब है न्यूक्लियस के आसपास का सारा स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे हैं, वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पूरा मास जो है एटम का वो कंसंट्रेटेड होता है सेंटर में, यानी कि न्यूक्लियस पे। और ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उनका मास जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, यही रीज़न है कि हम मानते हैं, हम उस समय तक मान रहे थे कि एटम का मेन मास जो है वो पूरी तरह से प्रोटॉन्स के कारण ही है। बाद में लेकिन ये डिस्कवर हुआ कि एक और पार्टिकल है, सब एटमिक पार्टिकल है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन, और वो भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। और उसकी प्रेजेंस के कारण ही मास जो है वो न्यूक्लियस का इतना ज़्यादा होता है। अब देखिए, ये तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और प्रोटॉन्स की, न्यूक्लियस की ये जो डिस्कवरी थी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट होने के बावजूद भी बड़े बड़े लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और डेफिनेटली क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग भी कोई आम लोग नहीं थे, बड़ा सोच समझ कर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉबैक जो थे वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ड्रॉबैक नहीं थे, केवल दो ही ड्रॉबैक्स थे जिनको लेकर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था रदरफोर्ड को। और वो ड्रॉबैक्स क्या थे उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए, रदरफोर्ड का जो मॉडल था, जो एटमिक मॉडल, उसको सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया गया। जैसे सेंटर में सन है, आसपास अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वैसे ही रदरफोर्ड ने जो एटमिक मॉडल दिया उसके मुताबिक सेंटर में न्यूक्लियस है और एटम का बाकी पार्ट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है इस न्यूक्लियस के आसपास जो हैं वो घूम रहे हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो ब्लू पार्ट्स देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये न्यूक्लियस है। और ये बाद का स्ट्रक्चर है जहाँ पर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो हैं दिखाए गए हैं। उससे पहले सिर्फ प्रोटॉन ही जो है दिखाया जाता था। ये आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे तो जब आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए दिखाते हैं, तो आप कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये है जी न्यूक्लियस, और ये ऑर्बिट्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली ये एक प्लेन फिगर है।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि प्लेन फिगर में नहीं काम चल सकता, ये इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब बात करते हैं क्रिटिक्स ने क्या क्वेश्चंस पूछे जो कि ड्रॉबैक माने जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये था, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स अ पॉजिटिव चार्ज, व्हाई आरंट द इलेक्ट्रॉन्स सक्ड इनटू द न्यूक्लियस बाय द प्रोटॉन्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। ओके, दूसरा, हाउ डिड द इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास कैसे घूम रहे हैं, और अगर वो घूम रहे हैं तो उसमें एनर्जी खर्च हो रही होगी, और अगर उसमें एनर्जी खर्च हो रही है, why don't they lose energy and collapse into the nucleus। आई एम श्योर कि आपको समझ आए होंगे ये प्रश्न। तो ड्रॉबैक हैं ये, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। पहला प्रश्न जो क्रिटिक्स ने पूछा वो ये था, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज कैरी। अब देखिए, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना। अगर ये अट्रैक्ट होंगे तो why are the electrons which are negatively charged sucked into the nucleus by the protons। ठीक है, ये तो पहला प्रश्न था क्रिटिक्स का। और दूसरा प्रश्न ये है, जब इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, नो डाउट, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो उसके आसपास घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। और इस घूमने के दौरान डेफिनेटली जब वो मूव कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है, और ये एनर्जी का अगर लॉस हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स में, और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है वो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच पाएगा। और अगर वो स्ट्रांगली उसको खींचेगा तो व्हाई डोंट द इलेक्ट्रॉन्स collapse into the nucleus। So these were a few questions. These were two questions which were asked by the critics। मतलब ये कि ये ड्रॉबैक हैं रदरफोर्ड के मॉडल के, और इन प्रश्नों का उत्तर सेटिस्फैक्ट्री ढंग से रदरफोर्ड नहीं दे पाए। आई एम श्योर आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।